हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरीके से ह्यूमंस के केस में ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का हो रहा था, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान, जैसे ग्लूकोज बनाया गया है, स्टार्च बनाया गया है, प्लांट की बॉडी में सुक्रोज होता है, तो किस तरीके से वाटर्स हैं, मिनरल्स हैं, किस तरीके से इनका ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट में, उन चीज़ों के बारे में हम 5.4.2 ट्रांसलोकेशन इन प्लांट देखेंगे। और ये रेशनलाइज जो सिलेबस हुआ है 23-24 का जो सिलेबस अभी रिड्यूस किया है एनसीईआरटी ने, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा क्या क्या चीज़ें हो रही। बहुत इजी चीज़ें हो यहाँ पे हैं प्लांट्स के केस में। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, उसी तरीके से प्लांट में भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है। फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जाइलम और फ्लोएम होता है। वस्कुलर बंडल सीताप शेल को देखा था, उसके बाद उसमें जो है जाइलम फ्लोएम थे। ऊपर वाली सेल्स को जाइलम बोले थे, नीचे वाली सेल्स को फ्लोएम बोले थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जा करके एक बार फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर ज़रूर आप पढ़ लीजिए। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हम लोग और भी देखेंगे कि किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम पे काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आ चुका है नीट में। तो यहाँ पे जाइलम जो है सिर्फ वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, या फ्लोएम जो है सिर्फ और सिर्फ जो शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ते चलिएगा, बाकी जो इसमें लिखा है वही चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ठीक है, थोड़ा लाइट आ गया जो है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स ने सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के ग्लूकोज बनाया था, ऑक्सीजन बनाया था, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया था। ये चीज़ें हमको पता है। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जुड़ के स्टार्च बने थे, जो कि अभी पे कहाँ पे हैं, प्रेजेंट टाइम में लीप्स में ही हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में बने हैं वो अभी लीप्स में हैं। लेकिन लीप्स में ज़रूरी नहीं उनको रखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जिस तरीके से डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिशन बनते हैं हमारी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स जितने भी बन रहे हैं, उनको एज इट इज़ स्टमक में नहीं रहना है, उनको ब्लड में डंप करना है, ताकि वो ब्लड के थ्रू जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, सेल हैं, सब तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएँ। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जो लीप्स में ये स्टार्च बना हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट है और उसका यूटिलाइजेशन एनर्जी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। तो प्लांट की पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट कराना है। तो इस स्टार्च को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, एक चीज़। दूसरा, हम एक चीज़ ये समझेंगे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि सॉइल में था, ये सॉइल से होते हुए किस तरीके से रूट के थ्रू होते हुए जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ पे कैसे पहुँच रहा है, इस चीज़ को भी हमको समझना पड़ेगा। तो एक तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, वाटर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। मिनरल्स में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये सब यहाँ सॉइल से किस तरीके से लीव्स में आ रहे हैं, पहला मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है इसको देखेंगे। फिर लीव्स में जो स्टार्च बन रहा है उसका ट्रांसपोर्ट फिर कैसे फ्रूट में हो रहा है, वापस कैसे ग्रोइंग एरिया जो है प्लांट का वहाँ पे कैसे हो रहा है, या स्टेम में कैसे स्टार्च को भेजा जा रहा है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दो सिस्टम लगे हुए हैं। लीव्स का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको पता है कि सबसे ऊपर क्यूटिकल होता है, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, उसके बाद मीजोफाइल सेल्स होता है। मीजोफाइल सेल्स में फिर उसके बाद वस्कुलर बंडल सीताप सेल होती है, फिर उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए, और बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं हर टॉपिक का। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में,
नाइन्थ से लेकर के 12th तक NCERT से, वो चीज़ें हम टॉपिक वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शॉर्ट नोट इम्पॉर्टेंट होता है, आपको पता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो भी चीज़ें हम बनाते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए जो है नई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, उस वस्कुलर बंडल सीताप सेल में दो चीज़ें थी, एक तो जाइलम सिस्टम था, एक तो फ्लोएम था। ये दो टाइप के टिश्यू उसमें प्रेजेंट थे। जाइलम का काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, मिनरल्स को और हार्मोन्स को और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और सॉल्ट का ये मूवमेंट कराता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान दीजिएगा, जितनी चीज़ें लिखी पूछी गई हैं इसको मैं लास्ट में क्वेश्चन डालूंगा तो फिर आपको समझ में आएगा। और फ्लोएम का काम होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन अगर जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करता है। लेकिन अगर फ्लोएम के थ्रू किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा, शुगर का मतलब स्टार्च का या सुक्रोज का या ग्लूकोज का, जिसका भी ट्रांसपोर्ट अगर ये फ्लोएम कर रहा है तो वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों, देखेंगे बाद में। यहाँ पे क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए, हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है या मिनरल्स का, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है। सॉइल से लीव्स तक हमको इन वाटर मॉलिक्यूल्स को और मिनरल्स को पहुंचाना है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस में हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ कंबाइन किया जाएगा तभी ग्लूकोज बनना पॉसिबल है। इसलिए जो ग्राउंड वाटर है उसको लीव्स तक पहुंचाना है। तो इसके लिए प्लांट्स क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्लांट है। इस प्लांट को हमने क्या किया, इतने से पोर्शन को प्लांट के हमने कट कर दिया। कट करके क्या किया, थोड़ा सा हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा। इतना सा पोर्शन, जितना मैं कलर कर रहा हूँ, इतने से पोर्शन को हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप में ले जा करके देखा। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके की सेल्स दिखने को मिलती हैं जो कि इनके एंड्स पे सेल वॉल नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्मली ऐसे सेल हैं, यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं है, इनके बगल में कोई भी सेल वॉल नहीं है। और इनमें जो है वाटर्स और मिनरल्स यहाँ पे फील्ड हैं, भरे हुए हैं। ये प्लांट का निचला वाला हिस्सा है जो कि सॉइल में है। मान लो कि ये वाला चीज़ हम बता देते हैं, ये सॉइल, ये ग्राउंड है। ग्राउंड के नीचे ये जड़ें हैं प्लांट की, और जिसमें जो है रूट है। तो एक बार आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमने सिर्फ प्लांट के इतने से पोर्शन को कट किया है और उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। बाकी एज इट इज पोर्शन जो भी है प्लांट का वो वैसे ही है, क्योंकि इसी पोर्शन में क्या है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा है। तो हमको समझना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉइल से। तो सॉइल में बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा है। तो हमको पता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो टाइप की प्रोसेस होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का, तो जा करके क्लास 9th के प्लेलिस्ट में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ऊपर मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। यहाँ पे मूवमेंट ही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, तो वो वीडियो आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि NCERT को किस तरीके से अप्रोच करेंगे नीट के लिए, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए पिछला चैप्टर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो 9 to 12 आपको अगर एकदम अच्छे से जो है नीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो 9 to 12 आपकी हर चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी की। तो सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसको हम लोगों ने ऑस्मोसिस बोला था। तो यहाँ पे ये रूट है। रूट के एंड पोर्शन पे, जहाँ पे रूट ख़त्म हो रही है, वहाँ पे छोटे 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 बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जो है सेल्स निकली होती हैं,
तो उनको बोलते हैं, रूट से ही जुड़ी हैं तो इनको रूट हेयर्स बोल दिया जाता है। और फिर ये रूट रही, तो अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से रूट हेयर में मूव करेगा, रूट हेयर से फिर वापस रूट में आएगा, रूट से फिर वापस धीरे धीरे स्टम में आएगा। तो आने के बाद एक्चुअली ये चीज़ें मूवमेंट क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन सब जगहों पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है इन कंपेरिजन टू सॉइल। इसकी वजह से वाटर क्या कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी सेल में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, पहली में जो है ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वाटर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम इतने से पोर्शन को देखते हैं, अब चूंकि ये प्रोसेस ऑस्मोसिस जो है एक लिमिटेड, एक बहुत ही नज़दीक अगर ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को तो फिर कर सकता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर हो जाएगा फिर वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट करना होगा तो नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ऑस्मोसिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू लीफ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल एंड द लीफ इज वेरी हाई एंड ऑक्सीजन एंड ऑस्मोसिस इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब यह है कि ये कुछ ही दूर तक ये वाली प्रोसेस ऑस्मोसिस के थ्रू पानी आ सकता है। मान लो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से आने के बाद चूंकि फोटोसिंथेसिस चल रही है और फोटोसिंथेसिस अगर लीव्स में चल रही है तो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा अगर ओपन होंगे तो उनके ऊपर जो है सनलाइट पड़ रही होगी, अगर सनलाइट पड़ रही होगी तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन भी हो रहा होगा, बहुत सारे वाटर का लॉस भी हो रहा होगा। अगर वाटर लॉस हो रहा है, यहाँ पे मान लो वाटर लॉस हो रहा है, जो लीव्स में है वाटर लॉस हो रहा है और यहाँ तक वाटर पहुँचा है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे पानी क्या करेगा और मिनरल्स क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं जाइलम सिस्टम लगा हुआ है पूरी बॉडी में, तो यहाँ से वापस जो है मूवमेंट, चूंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है और नीड बहुत ज़्यादा हो गया है वाटर का, तो इसके वजह से यहाँ से धीरे धीरे वाटर का मूवमेंट होना शुरू होगा और जहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स पहुँच जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन और H2O बनाना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद क्या हो रहा है दूसरी कंडीशन में, अगर इसी चीज को अगर हम लोग शॉर्ट में समझें तो किस तरीके से समझेंगे, सनलाइट बहुत ज्यादा है, स्टोमेटा ओपन है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, वाटर का लॉस बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है जिसके वजह से सक्सेशन प्रेशर बन रहा है, जिसके वजह से वाटर मूवमेंट का स्टार्ट शुरू हो जाता है, वाटर मूव करना स्टार्ट कर देता है। आप लोग नॉर्मली आप देख सकते हो अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक पाइप को काफ़ी दूर तक जो है ले जा करके एक जगह एक एंड को क्या करो आप लोग वाटर से कनेक्ट कर दो और दूसरे जगह पे आप क्या करो आग जलाओ, हीट दो, तो उसके बाद क्या होगा जहाँ पे हीट हो रहा है वहाँ क्या करेगा वो सक्सेशन, मतलब उसको शक करने की कोशिश करेगा पाइप में इन साइड से, तो जो दूसरा एंड है वहाँ से वो शक करने की कोशिश करेगा और वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से प्लांट में जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। और फ्लोएम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देख लें तो फ्लोएम में क्या है कि एक तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सेल वॉल लगी हुई है, जाइलम में सेल वॉल नहीं थी लेकिन यहाँ पे सेल वॉल लगा हुआ है। और यहाँ पे ये मान लो जो रेड वाले हैं ये सब फूड पार्टिकल्स हैं, जो ग्लूकोज बन गया था, स्टार्च बन गया था, अब यहाँ पे जो स्टार्च बन चुका है उसको तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऐसा ही सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे दोनों साइड में डायरेक्शन में जो है मूवमेंट हो सकता है, अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी मूवमेंट हो सकता है। और ये बीच में जो है परफोरेशंस हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्स हैं, यहाँ पे परफोरेशंस आपको दिख रहा होगा, ये देखिए छोटे छोटे पोर्स भी दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सीड सेल और कंपेनियन सेल दो सेल के बारे में पढ़ना है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे टू वे फ्लो ऑफ सैप है,
सेलुलोज की आपको पता है कि अगर सेल वॉल है तो सेलुलोज की बनी है, प्लांट की है तो सेलुलोज की बनी होगी, और सेलुलोज की है तो ये थोड़ा सा थिन होती है, मोटी होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा और मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है। अभी हम लोग ग्लूकोज का मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, तो ये फ्लो चार्ट है वाटर के मूवमेंट का, जाइलम के थ्रू जो हो रहा है। वाटर इन द ग्राउंड, ग्राउंड में वाटर है, तो वाटर ग्राउंड में है तो वहाँ पे ज़्यादा है, और रूट हेयर सेल्स हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है इन कंपेरिजन टू वाटर इन ग्राउंड। रूट सेल से रूट कॉर्टेक्स सेल में गई, पुल्ड अप बाय जाइलम, जाइलम ने उसको पुल्ड अप किया, खींचा अपनी ओर, अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ और लीव्स की सेल तक वहां पे पहुंची। कुछ तो वाटर लॉस हो रहा है वहां पे ट्रांसपिरेशन के वजह से, जिसके वजह से बहुत सारा वाटर चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है इन्वायरमेंट में। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब कि अपर पार्ट जो होता है प्लांट का, वहां से अगर वाटर कंटिन्यू वापर के फॉर्म में लॉस हो रहा है तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब बचा हुआ जो वाटर है जिसके वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको क्या किया जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज कर दिया जाएगा लीव्स में, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस में। ये ओवरऑल किस तरीके से जाइलम के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का प्लांट में, ये था। अब उसके बाद दूसरा है किस तरीके से फ्लोएम के थ्रू होता है, तो फ्लोएम के थ्रू भी समझ लेते हैं किस तरीके से होता है, बहुत ईजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ metabolic products from leaves to different locations in plants, इसके लिए it takes place in seed tubes with the help of adjacent companion cells in both up and down directions। यहाँ पे दो सेल का काम आएगा, एक तो सीब ट्यूब सेल्स होंगी और दूसरा कंपेनियन सेल होंगी। यही दो सेल्स जो है फ्लोएम में पाई जाती हैं, और ये अपवर्ड चाहे ऊपर के साइड में मूवमेंट कराएं चाहे तो डाउन साइड में मूवमेंट कराएं, क्योंकि जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का बन गया है उसको जो है डिफरेंट लोकेशंस पे ले जाके सेव करना है, ताकि प्लांट के और भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो यूटिलाइज कर पाए एनर्जी को। फ्रूट्स में सेव करना है, रूट्स में सेव करना है, सीड में, ग्रोइंग ऑर्गन्स में, इन सब लोकेशंस पे उन चीज़ों को सेव करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से नीट में बना है कि फ्लोएम किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, तो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ साथ अमाइनो एसिड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। जब भी फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब हो सकता है कि जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है जिन चीज़ों की, वहाँ से भेजा जा रहा हो जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमको पता है, एटीपी के फॉर्म में होती है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें लो कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जो है मूवमेंट हो रहा है बाय द यूजिंग ऑफ एनर्जी, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो फ्लोएम के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं, ग्लूकोज या स्टार्च और अमाइनो एसिड, इन सब का ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, और इसमें ये फ्लोएम के थ्रू होता है, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो सुक्रोज है, एग्जाम्पल के तौर पे सुक्रोज जो है इसके ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है फ्रॉम लीव्स टू फ्लोएम। अब यहां मान लो ये प्लांट की लीफ थी, ये लीव्स थी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ से तो वाटर मॉलिक्यूल आ गया, कैसे आया उसको हमने देखा अभी। अब यहाँ पे मान लो कि ग्लूकोज बन गया है या स्टार्च बन गया है या मान लो सुक्रोज है,
ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ से इन चीज़ों को डिफरेंट पोर्शंस पे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। यहाँ से प्लांट को यहाँ अपने स्टेम में भेजे, रूट में भेजे, अपने फ्रूट्स में भेजे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। अब मान लो कि जैसे ही सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीफ से फ्लोएम में, मान लो ये लीफ है और यहीं पे मान लो फ्लोएम सिस्टम लगा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे आया तो उसके बाद मान लो अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं लीव्स का, मान लो यहाँ पे ग्लूकोज था, फोटोसिंथेसिस के दौरान बना और ये बगल में ही जो है लगा हुआ है फ्लोएम सिस्टम। इस ग्लूकोज को इस फ्लोएम में भेजा गया, तो जिसके वजह से क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लोएम टिश्यू में बढ़ गया। अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लोएम टिश्यू में बढ़ गया तो वाटर क्या करेगा, फ्लोएम टिश्यू में आना शुरू कर देगा। जैसे ही यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो वाटर भी था बाहर, तो वाटर क्या करेगा, इनसाइड आना शुरू कर देगा फ्लोएम के। और जैसे ही वाटर इनसाइड आएगा तो उसके वजह से फ्लोएम में चूंकि जो है प्रेशर ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए हैं फ्लोएम के, तो इसके वजह से जो है प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो अब अगर प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो उस केस में दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। उस केस में जैसे ही इस सेल के अंदर जो है बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए फ्लोएम में, तो अब ये सब क्या करेंगे, इसके साथ साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी हैं। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, मान लो बगल में दूसरी सेल है वहां पे या दूसरा टिश्यू है वहां पे। तो इस टिश्यू में क्या है, इस टिश्यू में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत कम है, ग्लूकोज बहुत कम है और इसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। सॉरी, ये रहा, ये एक सेल है। इस सेल में क्या हुआ, पहले वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर मूव करना शुरू किया क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर किया गया लीव्स में, ये मैंने इसका बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मान लो इसके सटा हुआ दूसरा एक टिश्यू है, तो उसके अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है, इसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि वाटर का मूवमेंट अंदर हुआ है इस फ्लोएम में। तो जिसके वजह से वाटर क्या कर रहा है कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, फ्लोएम में ज़्यादा है और टिश्यू में क्या है, प्रेशर कम है। तो इसके वजह से अब यहाँ से मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा और जैसे ही मूवमेंट अब यहाँ से यहाँ शुरू होगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू होंगे, वहाँ पे जाना शुरू कर देगा। जितने भी टिश्यू रहेंगे नियर बाई में वहाँ पे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पोटेंशियल कम होगा और फ्लोएम में ज़्यादा होगा, तो जिसके वजह से ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कम है तो यहाँ से अभी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से यहाँ अगर भेजना हुआ तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एटीपी को खर्चा करके भेजा जा सकता है। जैसे आपको कहीं पे जाना है, स्कूल जाना है, आप नहीं जा रहे हो, तो फिर क्या कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आपको स्कूल भेजा जा सके, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करने लगे हो आप, ऐसे एक ही कंडीशन हो सकती है, वो भी संडे को, जिस दिन पापा घर पे रहें और उसके बाद ऑटोमेटिक आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि वो थोड़ी सी एनर्जी खर्चा करते हैं और फिर आप जो है पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। एनर्जी खर्चा किया मतलब दो थप्पड़ लगाए, ऑटोमेटिक पढ़ाई करना शुरू कर दिए। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। कोई भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस ना हो रही हो उसको एनर्जी खर्चा करके स्पॉन्टेनियस बना देते हैं। मतलब वाटर का कंसंट्रेट, मान लो कि जहाँ पे एक किसी चीज़ का कंसंट्रेशन कम है उसको ज़्यादा की तरफ भेजना है तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा एनर्जी खर्चा करोगे। जैसे वाटर का कंसंट्रेशन टंकी में कम है लेकिन ग्राउंड में ज़्यादा है, तो आप एनर्जी खर्चा करते हो मोटर लगा के। तो मोटर को जैसे ही आप एनर्जी देते हो तो मोटर क्या करता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट वाटर का मूवमेंट कराना शुरू कर देता है। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे है। एनर्जी खर्चा करके हम किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं, अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं। वही काम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे ही
प्रेशर ज़्यादा होता है फ्लोएम में, टिश्यू में कम होता है, तो अब यहाँ से फ्लोएम की चीज़ें टिश्यूज़ में जाना शुरू कर देंगी। बस यही इतना सा था, किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। कोई भी दिक्कत अगर कहीं भी आ रही, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो कि नीट में पूछा गया था इससे रिलेटेड, तो उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।